ईजेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक स्पेशल को लेकर है। इकोनॉमिक स्पेशल के अंदर आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कुछ रोल प्ले बताए थे आपको कि कुछ केसेस थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर पर, क्योंकि हमने पहले पब्लिक सेक्टर के ऊपर बात की थी पिछले सेशन के अंदर। जो हम कंटिन्यू कर रहे थे वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस कहते हैं कि क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स को देखना होता है, फिर यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो थोड़ा सा चेंज कर देती हैं पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसके पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसके बैकग्राउंड में बात करेंगे, फिर इसके जो है वो प्राइवेट प्रोजेक्ट केस 1 को डिस्कस करेंगे, केस 2 को डिस्कस करेंगे, और देन हम डिस्कस करेंगे फर्म डिसीजन मेकिंग को। फर्म डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा जो रोल है वो निकलेगा। उसके बाद कंक्लूजन पर डिस्कशन करेंगे और इस तरह से चैप्टर को वाइंड अप करते हुए चलेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर बात की थी प्राइवेट सेक्टर की, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसके लिए तो बहुत आसान होता है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर पे हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे, अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर पे क्या होता है, देखें सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि पब्लिक सेक्टर में जो है गवर्नमेंट खुद इंटरवीन कर रही होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं होती, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर उनको वही बात है, टैक्स कलेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कोई चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं तो उस चीज़ के लिए उन्हें फंड जनरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम प्राइवेट लेवल पर बात करते हैं, तो अगर कोई प्राइवेट लेवल पर करते हैं तो वो बिल्कुल ही अपोजिट कंडीशन हो जाती है पब्लिक सेक्टर से। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, यहाँ आपके लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे कि आपने अपने कोई किसी से फंड लिया हुआ है, किसी से लोन लिया हुआ है, या किसी से आपने इन्वेस्टमेंट अरेंज की हुई है, तो वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जिसमें उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बाद दफ़ा आपको लोन लेना पड़ता है बैंक से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बैंक जो है वो आपको लोन देता है तो उसकी कुछ बिहाफ, उसकी कुछ रेगुलेशंस पूरे करने होते हैं। फिर गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे एनवायरनमेंट कंट्रोल है, सोशल बेनिफिट है, कम्युनिटी बेनिफिट है, बाकी लेबर लॉज वगैरह हैं, उसको भी फॉलो आपने करना होता है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं कि ये तमाम चीज़ों को करने के बाद आपको एक स्किल्ड टीम की ज़रूरत होती है, एक स्किल्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि आपके स्टेक होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट रेगुलेटरीज़ को एतमाद में ले सकें या उनके लिए कोई एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकें। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपके पास यहाँ डिसीजन बिल्डिंग के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत हैवी टीम की ज़रूरत होती है। तो वो टीम जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट से और जिसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे भी डिबेट कर सकती है। फिर बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो पार्टिसिपेंट एग्रीड हो जाते हैं, यानी आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, जिसको हम स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, इसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं, ठीक है, फिर गवर्नमेंट रेगुलेटरीज हैं, फिर ये जब एग्री हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फोकस क्या होता है, दो चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर और एक पर्सनल अचीवमेंट, जिससे हम क्या अचीव कर सकेंगे, ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक रोल प्ले होता है, जिसको हम देख सकते हैं कि टारगेट करता है आपका प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स को। और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट के अंदर ये डिसीजन मेकिंग जो है वो काम करती है। बेसिकली जब इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं स्टडी करते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो यूजुअली जब अगर आप लोग पढ़ भी लेते हो तो प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ही जॉब करते हो। तो जब जॉब करते हो तो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, तो इसीलिए आपको प्राइवेट सेक्टर को पढ़ाया जाता है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर को स्टडी नहीं कराया जाता है। हालांकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है, आपको उसमें भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर भी क्या होता है, ताकि आपको ये पता हो कि एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से आप बजाय इसके कि गवर्नमेंट को बराबर लाकर हो, आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कॉस्ट, क्या सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है या प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब यहाँ इसका कुछ बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो पब्लिक प्रोजेक्ट के अंदर ना स्टेक होल्डर होते हैं ना कुछ और होता है, जस्ट टैक्स एक रिसोर्स होती है कलेक्शन की। फिर उसके बाद अगर कलेक्शन करनी भी पड़ जाए तो वो स्टेट डिस्कशन के ऊपर जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन के ऊपर आप कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसी तरह से स्टेक होल्डर को हम जो हमें कलेक्शन करनी होती है, जो हमें कलेक्शन साइड पर देखना होता है, डिसीजन मेक करना
करना होता है, वो हमें स्टेक होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट रेगुलेटरीज को देखना होता है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हमें जो है वो एक अपना मैनेजरियल डिसीजन बनाना होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर पे करते हैं तो हमें क्लियरली डिफाइन करने होते हैं हमारे टारगेट्स और हमारे बेनिफिट्स कि इस प्रोजेक्ट से क्या हासिल होगा और क्या हम हासिल कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहते हैं, क्योंकि हमें बेहतरीन तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होता है। ठीक है, तो ये एक ज़रा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मैनेजर्स के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि हम वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिन प्रोसीजर्स के अंदर हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, यानी हमारी कॉस्ट बहुत कम हो और हमारा जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हम हासिल कर सकें और हमारे जो स्टैंडर्ड हो वो भी एक बेहतरीन लेवल पर जा सकें। तो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर पे जो डिसीजन मेकिंग होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं जो मैनेजमेंट होती है उसको हैंडल करना पड़ता है, और हैंडल करने के साथ साथ उससे क्या होता है कि वो इन डिसीजंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करती है, अपने रूल्स ऑफ लॉ को अप्लाई करती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं इस पूरी डिस्कशन के अंदर जो हम इसके बैकग्राउंड की डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के डिफरेंसेस को बेसिकली आपको वादे करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि पब्लिक प्रोजेक्ट कितने ईजी होते हैं और जो प्राइवेट डिसीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें जो है ना, जैसे कहें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी प्रेशर होता है। अगर आप मैनेजर हैं बीइंग प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर, तो आपके ऊपर ये तमाम प्रेशर या कहना चाहिए डिफरेंट किस्म की साउंड्स होती हैं जिनके ऊपर आपको देखते हुए डिसीजन लेना होता है, और ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती है ज़्यादातर इकोनॉमी के उस पार्टिसिपेशन के अंदर जो मैनेजरियल वे में आप डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम एक प्राइवेट सेक्टर केस को डिस्कस कर लेते हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो कोर है, प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हम यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे एक स्कूल ले लेते हैं। जैसे स्कूल को अपने लिए एक न्यू बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट सेशन में इस्तेमाल होगी, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो रिक्वायर करता है कम्युनिकेशंस को, कम्युनिकेशन के अलावा वो आपकी फंड जनरेशन के लिए काम करता है। फिर वो क्या करता है, वो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑपरेशन क्रिएट करता है। अब उसमें क्या होता है, जब ये सब कुछ हो जाता है, जब स्टेक होल्डर के पास जाना होता है, अपनी चीज़ें करनी होती हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक ऐसी प्लानिंग क्रिएट कर देते हैं जो क्लियरली डिफाइन कर देती है आपके प्रोजेक्ट की वर्थ को, आपकी वैल्यूज़ को, और आपके कंप्लीशन के बाद इसके जो एस्टिमेशन होते हैं बहुत क्लियर होते हैं। ठीक है, कि कॉस्ट कितनी आएगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर और कितना इसके अंदर जो है क्या स्टैंडर्ड बिल्ड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है उसके बाद मैनेजमेंट जाती है, ये फाइल आप भेज देते हैं टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, स्टेक होल्डर से डिस्कस करती है और उसके बाद डिसीजन लेती है कि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, ये प्रोजेक्ट आपका कलेक्शन बेसिस के ऊपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कलेक्शन बेसिस समझा रहा हूँ कि जब आप कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको ये पार्टिसिपेशन करना होता है। फिर आपके पास दूसरा साइड आती है जो कि इन्वेस्टमेंट साइड आ जाती है। इन्वेस्टमेंट साइड में क्या करते हैं कि अब आपने उसके लिए एक प्लान क्रिएट करना होता है कि आपने इन रिसोर्सेज को जो हासिल कर लिया है इसको बेहतरीन तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसका इस्तेमाल बनेगा, किस तरह से आपने इसको बिल्ड करना है, किस तरह से आपने बेहतर तरीके से इसकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, और किस तरह से आप इसको जो है वो एक बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं या अपना स्किल्ड वर्कर अपना वर्क जो है वो शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है मैनेजर का। जब हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाता है, क्योंकि ये तो हम एग्जांपल के तौर पे आपको भी शॉर्ट केसेस बता रहे हैं, लेकिन फर्दर हम इसको लॉन्ग केसेस के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये बाकायदा ग्राफिक्स वगैरह बनती हैं, इसकी पूरी डिटेल होती है, और वो प्रोजेक्ट की जो क्या कहना चाहिए कि उसका पीरियड जितना पूरा हो रहा होता है वो पीरियड आपको डिफाइन किया जाता है, तो वो मतलब में डिटेल हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ एक शॉर्ट ओवरव्यू दी जा रहा है एक केसेस के हवाले से कि कैसे काम करता है। अब यहाँ हम एक और केस की बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। यहाँ हमारे पास जो एक और एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है, हम यहाँ एक टीबी अस्पताल का एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज एक टीबी हॉस्पिटल है, उसको हम बना रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर पे बन रहा है। तो अगर हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ एयर कंडीशन लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम उसको किसी
रूरल एरिया के अंदर हाई जैसे कहना चाहिए कि हाई रेंज एरिया के ऊपर यानी कैपिटेबल रेंज एरिया के ऊपर उसे ड्रॉ करेंगे यानी बनाएंगे। और उससे क्या होगा कि उससे हम वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी प्लान कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पेशेंट्स होंगे वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे। ठीक है, वहाँ हमें एयर कंडीशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ हमें कोई और इलेक्ट्रिसिटी कैसे फंडास की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम उसको एक बड़े लेवल पर बना देंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपका जो पेशेंट होंगे वो एक दूसरे से दूर भी रहेंगे, और उसके अलावा जो है वो वहाँ पर जो है फ्रेश यानी जिसे कहना चाहिए कि नीट एंड टाइडी जो है वो होगा, क्या नाम है, आपकी इन्वायरमेंट होगी, जो ग्रीनरी इन्वायरमेंट वगैरह होगी, उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहेगा, वहाँ की रिसोर्स भी जो है बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको शो कराती हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये केस भी हम यहाँ शॉर्टली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन शॉर्टली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका एक मेजर साउंड क्रिएट हो जाए कि बेसिकली मैनेजरियल डिसीजंस होते क्या हैं, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस तरह से काम करती है। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करते हैं, हमने यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया, जिससे क्या हुआ, जिससे हमारा जो सिस्टमेटिक वेव थी, या कहना चाहिए कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन था वो बहुत ज़्यादा लिमिट में आ गया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ गया। जब हम कंट्रोल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पे चले गए तो हमारा ये जो डिसीजन था ये हमें एक्चुअली प्रोवाइड करता है, या कहना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट प्रोवाइड करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, कि मैनेजमेंट बेसिकली क्या क्या किस तरह से रोल प्ले कर रही होती है। अब हमारे यहाँ किस तरह से मैनेजमेंट रोल प्ले करती है, वो स्टाफिंग कम कर देती है, वो इस तरह की कंडीशन कर देती है। स्टाफिंग कम करना हल नहीं है, आपको उसी रिसोर्स को इस्तेमाल करना है जो आपके पास मौजूद है। फिर वो क्या करते हैं, वो लेबर की सैलरी को डाउन करके कहते हैं जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट जब आप हायर करते हैं और एम्प्लॉयमेंट को अगर आप ठीक है सैलरी डाउन करते हैं तो फिर आप उसकी जगह 5 लोगों को हायर करें, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सैलरी डाउन करके एक ही बंदे से 5 लोगों का काम ले लेते हैं। तो वो भी एक मैनेजमेंट की जिसे कहते हैं नेग्लिजेंसी होती है। इस तरह के बहुत सारे रूल होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन ये तो फिलहाल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जा रहा है ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये जो विजन्स हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के वो क्या होते हैं। वो ये होते हैं कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनको बेस्ट यूटिलाइज करें, ठीक है, और जब आप उसके कोई और डिसीजन इस तरह से मेक करें कि आपका जो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो। जैसे ये टीबी अस्पताल का एग्जांपल दिया, इससे पहले मैंने आपको एक और भी एग्जांपल प्रोवाइड किया जो कि स्कूल बिल्डिंग का था। तो वो तमाम जो एग्जांपल्स थे, ये तमाम एग्जांपल्स आपके लिए बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा आपको क्लैरिफाई करते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली किस तरह से काम करती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट केस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जो मोस्टली हमारे पास आता है, जो प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली हमें देखा जाता है। हमें फिर्म डिसीजन मेकिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर, और बीइंग ए मैनेजर, बीइंग ए हाई लेवल मैनेजर, हमें ये तमाम चीज़ें फिर्म के लेवल पर ऑपरेट करनी होती हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट कभी कभी आपको कहीं नहीं मिल सकता, आपने प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं करना होता है, लेकिन जो फिर्म होती है वो यूजुअली जब आप जॉब सेक्टर में जाते हैं तो आपका पहले जो पाला पड़ता है वो फिर्म से पड़ता है। तो उस फिर्म को किस तरह से ऑपरेट करना है या उसकी किस तरह से मैनेजमेंट डिसीजन मेक करने, ये तमाम चीज़ें आप पर डिपेंडेंट होती हैं। फिर अगर हम यह बात करते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको बहुत क्लियर डिफाइन करती है कि आपने बीइंग ए मैनेजर, आप जो है टॉप मैनेजमेंट के तमाम रिसोर्सेज के अहल होते हैं, ठीक है, और आपने उसकी रिसोर्सेज को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना होता है, और उसी यूटिलाइजेशन से आपने टॉप मैनेजमेंट को बेनिफिट देना होता है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि आपके जो वर्क फोर्स है, आपके पास जो कैपिटल है, जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन तमाम रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से मोबिलाइज करने का नाम जो है वो बेहतरीन तरीके से मोबिलाइज करना जो है फिर्म मैनेजमेंट का काम होता है। और फिर्म मैनेजमेंट जो होती है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर यूजुअली फिर्म से डोनेट करता है। फिर इसके अंदर देखते हैं कि आपके वर्क फोर्स है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये तमाम चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं मैनेजर के ऊपर, जो कि मैनेजर ऑपरेशन संभाल रहा होता है, ठीक है। जैसे MGM कह लेते हैं या कोई भी ऐसी पोस्ट कह लेते हैं, वो उस पोस्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, वो तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर रहा होता है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है तो आपको एक और डिसीजन मेकिंग करना होता है, जो कि ये होता है कि आपने
किस तरह से टेक्नोलॉजी को और वर्क फोर्स को कॉपरेट करके चलाना है, या उसके साथ जो ब्रिज है उसको बरकरार रखना है, ठीक है, जिससे आपकी बेहतरीन तरीके से प्रोडक्शन हो सके। और जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन किस तरह से आपकी सप्लाई साइड को इम्प्रूव करेगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो फिल्म बेस होती हैं। और फिल्म प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा पहला पाला पड़ता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, तो हमारा फिल्म से पड़ता है। वहाँ पे यही होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बनानी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो आप ही की जॉब सिक्योर होगी, ठीक है। ये जॉब सिक्योरिटी के लिए इश्यूज होते हैं, जिसमें हम इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। विल्सन की थ्योरी है, विल्सन के बाद बोमल मैनेजरियल थ्योरी पढ़ते हैं हम। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज पढ़ते हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अगर हम कंटिन्यू रखते हैं सेशन को, तो लेटर भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिल्म साइड पे तो बहुत ज़्यादा थ्योरीज मिलती हैं, जैसे विल्सन की थ्योरी है, विटसन की थ्योरी है, इस तरह से बहुत सारे और मेरेसिस मॉडल है, मेरेसिस मैनेजरियल मॉडल है, इस तरह से बोमल का मैनेजरियल मॉडल है, फिर बोमल एडवर्टाइजमेंट की थ्योरी है, फिर बोमल एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी है बोमल की। तो वो तमाम चीज़ें भी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। बीइंग ए मैनेजर आपके पास वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिव वे में, बहुत ज़्यादा रिलेटेड वे में होती है। लेकिन वो बहुत बड़ा डिस्कशन है जिसको हम अब एवेल्यूएट करेंगे और उसके बाद बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट सेशंस के ऊपर अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे, उसको बताते चीज़ आपको जाएंगे। क्योंकि इसमें दो तरह की होता है, सेल्स साइड होती है, प्रोडक्शन साइड होती है, ऑपरेशनल साइड होती है। तो ये तमाम चीज़ें कोऑपरेट होकर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बनती हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम बात करते हैं कि अब यहाँ बेसिकली केस को डिस्कस कर लेते हैं, फिल्म केस को एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फिल्म है हमारे पास जिसकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी आ रही है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो रही है उसकी प्रोडक्ट की। तो अब उस सूरत में क्या करना है, आपने एक डिसीजन मेक करना है कि किस तरह से आप जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, यानी इकोनॉमिक फैक्टर मौजूद हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि आप बेहतरीन तरीके से सप्लाई प्रोवाइड कर सकें और सप्लाई साइड को और डिमांड साइड को इक्विलिब्रियम लेवल में लेकर जा सकें। तो ये तमाम डिसीजन जो हैं वो इस तरह से लिए जाएंगे कि पहले तो आप देखेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग क्या, कि अगर आपके लेबर वर्कफोर्स जो है वो काम नहीं कर पा रही है तो आप कोई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हों, उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करवाएं, फिर लेबर से कहें इस टेक्नोलॉजी को सीखा जाए, ठीक है, उन लेबर से कहें से सीखो, ताकि वो उसको सीखने से क्या होगा कि उनका जो प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं जी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, कोई ऐसी एडवांसमेंट करना चाहते हैं जिस एडवांसमेंट के थ्रू आपकी सप्लाई साइड बेटर हो सकती है, तो उसके लिए आपको रिसोर्स जनरेशन चाहिए होगी, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट आपको कैसे चाहिए होगी, आप बैंक से डिस्कस करेंगे, स्टेक होल्डर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट पहले टॉप मैनेजमेंट के आगे एक मुद्दा रखेंगे, वो टॉप मैनेजमेंट क्लियर करेगी कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, फिर आपने अपनी जो है वो कॉपरेशन और अपने पर्सनल रिलेशंस के ऊपर ये गवर्नमेंट जो लोन है ये अप्रूव करवाना, ताकि आप वो टेक्निकल एडवांसमेंट ला सकें और आप सप्लाई और डिमांड को इक्वलाइज कर सकें। ये आपका ही काम होता है बीइंग ए मैनेजर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो देखा जाता है कि उनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है, ताकि उस रिडक्शन की वजह से क्या होगा, जब आप जो ऑपरेशनल कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट कैसे होगी, जब आप मशीन लगाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो वर्कफोर्स है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ्री हो जाएगा, उस वर्कफोर्स को आप कम करेंगे। लेकिन उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास मशीन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ चुकी होगी, ठीक है। फिर आप उसमें क्या करेंगे कि उसमें जो है वो आप इस तरह से भी इसको ऑपरेशनल कॉस्ट को बैलेंस कर सकेंगे कि आपने जो है वो कोई मशीन ऐसी बनानी है कि उसकी कोई सोलर पैनल लगा लिए, कोई और चीज़ लगा ली, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं या आपके डिफरेंट किस्म के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें थोड़ा सा गैप आ सके, जिसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास डिमांड एफिशिएंसी जो है आपको बढ़ानी होगी कि आपकी जब डिमांड बढ़ रही है मार्केट में तो आपकी सप्लाई एफिशिएंसी होगी, जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो लीकेज हो रही हैं उन लीकेज को भी आपने कंट्रोल करना होगा। तो उससे क्या होगा कि इससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा और आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट और आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो मजीद तरीके से रिड्यूस हो सकेंगे, ठीक है। क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बाद दफ़ा कंपनीज खुले हाथ चल रही होती हैं, बाद दफ़ा कैश ट्रांजेक्शन होती हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लीकेज निकलती है, तो वो लीकेज जो है वो रोकनी पड़ेगी। तो आपके पास क्या होगा कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस हो सकेंगे। तो इस तरह से रिडक्शन करनी है आपने, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मेक करने हैं आपने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद आपने उसकी प्रॉपर टेक्निकल असिस्टेंस लेनी है कि
ये टेक्निकल असिस्टेंस के साथ मैं जो है प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ। तो ये जो डिसीजन क्रिएट करने होते हैं ये फिल्म केस के ऊपर होते हैं। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अभी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जब डिमांड और सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा और आपकी जो मैनेजमेंट होगी उसका आप पर ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। वो हो सकता है कि पावर में इजाफा कर दे, आपके रिसोर्सेज में इजाफा कर दे, आपके डिफरेंट किस्म के इवेंट्स के अंदर इजाफा कर दे। तो ये आपके लिए बड़ा एक जिसे कहते हैं रिजल्ट टेकिंग समझा जा सकता है और रिजल्ट टेकिंग होगा भी आपके लिए। तो इसीलिए जो है वो फिल्म के केस को स्टडी किया जा रहा है और फिल्म का केस मैंने भी यहाँ पर ज़्यादा एलोबरेटेड वे में डिस्कस नहीं किया है। मैं फिर कहूँगा कि बहुत लॉन्ग टर्म में डिस्कस किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म्स बहुत सारा देखा जाता है। खैर आप वर्क कम कर देते हैं, ठीक है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट शॉर्ट टर्म में तो बढ़ जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको अगेन प्रॉब्लम करती है क्योंकि अगर आपकी लेट सपोज डिमांड कम हो रही है मार्केट के अंदर, आपने उसके वर्कफोर्स कम कर दी, ठीक है, अब वो क्या होगा, वो जो स्किल्ड लेबर है वो किसी और कंपनी में जाके अपनी सर्विसेज देगा, कहीं और देगा। अब वो स्किल्ड लेबर आपके पास से चला गया तो लॉन्ग टर्म में वो आपको फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फिर आपके पास अनऑफिशियल और अनस्किल्ड लेबर आएगा जो कि लॉन्ग टर्म में आपको वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं दे सकेगा जो प्रॉफिट आपको पहला लेबर दे रहा था, ठीक है। फिर इस तरह से ये कंडीशन समझिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रोल्स और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के डिसीजन बनते हैं और डिसीजन को देखा जाता है, जो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे अगले सेशंस के अंदर अगर हमारा कंटिन्यू रहा तो। स्टूडेंट्स इन तमाम डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा जायज़ा अहवाल आप लोगों को दे देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जो भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डिस्कशंस की गई हैं ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे की गई हैं, आपको एग्जाम्पल शो कराए गए हैं। इनकी डिटेल होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, इनके ऊपर लॉज हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फर्दर ही हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपको सिर्फ इसके बेसिस बता रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर बाकायदा अगर हम बात करते हैं तो कोई 11 बुक्स हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं या 11 टॉपिक्स जिसको हम स्टडी करते हैं वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि पूरी इकोनॉमी को अपने अंदर समेट लेता है, ठीक है, क्योंकि इसका एक न्यू टेक्निकल नेम आ गया। बेसिकली इकोनॉमिक्स को अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक डिसीजन भी आपका बहुत क्लियर हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए, और आपको ये वाज़े करना या आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो कैपिटल है, आपकी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो किस तरह से होगी, क्योंकि अभी आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को जो है इस सेशन को सुनने के बाद या सेशन को देखने के बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से मैनेजमेंट के अंदर रोल प्ले करना है, क्या रोल आप प्ले कर सकते हैं और वेरी नेक्स्ट आपका क्या डिसीजन होगा आपके फ्यूचर के अंदर, आप किस तरह से इसको ट्रीट कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करना बहुत अहम थी स्टूडेंट, क्योंकि इस तमाम चीज़ों से ही आपका जो रिजल्ट ओरिएंटेड मैटर है वो निकलता है, उसको समझना आसान हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें बेसिक बुनियादों पर या इजी वे में आपको बताई जा रही हैं, लेकिन फर्दर इसमें बहुत डिटेल है। जैसे मैंने प्राइवेट प्रोजेक्ट और पब्लिक प्रोजेक्ट के ऊपर बात की, तो प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है वो बहुत डिटेल में जाता है, उसके अंदर उसकी बहुत कॉस्ट देखा जाता है, उसके अंदर 3 किस्म की कॉस्ट होती हैं, एवरेज कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, फिर उसकी जो है एक्चुअल और एवरेज माइनस करके फिर आपके पास एक्यूरल कॉस्ट आती है कि जो आपको एक्यूरल कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद ये होगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट बड़ी अलग किस्म का सिस्टम होता है। तो वो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत लंबा एक सिस्टम बनता है। अगर हम प्रोजेक्ट लेवल पे बात करें या फिल्म लेवल पे बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो हम उसको देखते हैं। उसके बाद आपका एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं कि टोटल कॉस्ट भी आ जाती है उसके अंदर। उसके अंदर जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर जो है वो कैपिटल कॉस्ट भी देखते हैं, कैपिटल कॉस्ट बाद जगह देखी जाती है, कैपिटल कॉस्ट क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत डिटेल्ड हैं और बहुत क्लियर हैं, कॉन्साइज हैं, जिसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूड करती हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये समझ लें कि आपके बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड अपग्रेड करती हैं।